प्रीति का मन तो कर रहा था कि वो पति श्रेयांश के सानिध्य में जाकर उनके स्पर्श के सानिध्य में पूरी शाम बिता दे, पर वो हमेशा की तरह अपने लैपटॉप में व्यस्त थे। साथ में सामने लगे टीवी की स्क्रीन पर सेंसेक्स के उतार चढ़ाव भी देख रहे थे। बीच बीच में उनके बगल में रखे फोन पर मेल्स की बीप्स भी बज बज कर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थीं। कुल मिलाकर प्रीति निसंकोच कह सकती थी कि उन्हें उसके साथ से ज्यादा सेंसेक्स में और बीवी से ज्यादा टीवी में दिलचस्पी थी। वो हर बार मन महसूस कर रह जाती। वो उनसे कहना चाहती थी कि देखो, अभी हम इतने बुढ़े थोड़ी ना हुए हैं। ऐसा मैं नहीं, मुझे जानने वाले सब लोग कहते हैं। फिर भी वो रूठ कर करवट बदल कर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाया करती। पर उस निर्मोही को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता था कि वो थक कर सो गई है। ऐसे ही एक रात उसके मोबाइल में फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने फोन उठाया। सेंडर का प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव था। उसने फोटो को जूम करके देखा। लाल गालों वाला, गोरा चिट्टा, कसे डोले शोले बनाए हुए बाजुओं वाला अट्रैक्टिव पर्सन। उसका दिल बिल्लियों नाचने लगा और मन इस इनविटेशन को पाकर गदगद हो गया। अगले दिन सब काम निपटाकर वो मोबाइल लेकर बैठी ही थी कि उसकी नजर फिर उस रिक्वेस्ट पर गई। उसने बिना एक भी पल गवाए उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही मैसेंजर पर मैसेजेस की बौछार हो गई। हे क्यूट, हाउ कैन यू बी सो मच फिट। इन शब्दों की ठंडी बौछार से प्रीति ऐसे खिल उठी मानो किसी बंजर जमीन पर अरसे बाद एक गुलाब खिल आया हो, महकता, मुस्कुराता, लुभाता। याद नहीं आखिरी बार श्रेयांश ने उसे कब इन शब्दों से संबोधित किया था। उसमें कुछ आत्मविश्वास जगा था और उसने इठलाते हुए रिप्लाई भेजा था, It seems your technique for every female friend. If we become besties, it will be last. उसने तुरंत जवाब भेजा, Can't make you bestie. I have already 3 besties, my hubby and 2 kids. प्रीति का जोश दोगुना हो गया था। You can add me if you want. उसका मैसेज आया। कई दिनों तक इस तरह के प्रणय निवेदनों से पिघलकर प्रीति ने फेसबुक अकाउंट खोलकर देखा। वो दिल्ली के एविएशन स्कूल से पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसका नाम था सौरभ। इम्प्रेस्ड होकर प्रीति ने भी एक मैसेज कर दिया, हाय डूड, लव्ड योर प्रोफाइल। बस फिर क्या था, वो एक ऐसी अनजानी राह पर चल पड़ी थी जिस पर कोमल पंखुड़ियां बिखरी थीं और जिनकी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। एक नई जिंदगी की आहट अपनी दोनों बाहें पसारे उसे बुला रही थी। इस राह पर चलने के लिए उसे हौसले की जरूरत थी, जो हौसला वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं जुटा पाई थी। पर अब वो हौसला जाने कहां से उसमें आ गया था। उससे बात करके प्रीति अपने आप को बहुत स्पेशल फील कर रही थी, एक अलग ही दुनिया में, जहां वो माँ और पत्नी नहीं बल्कि शायद एक नई उम्र की लड़की थी। शुरू शुरू में चैट करते समय वो खुद अचंभित थी कि वो आखिर चाहता क्या है। उसे पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी, पूरे 10 साल बड़ी, और वो भी मैरिड। उसके संकोच को देखकर उसने ही कहा था, विश्वास रखो, कोई गलत इरादे से आपसे बात नहीं करता हूँ। मैं भी साहित्य में रुचि रखता हूँ। एफबी पर पोस्ट की हुई आपकी रचनाएं बहुत अपनी सी लगीं और आपसे एक भावनात्मक जुड़ाव सा हो गया। कभी भी उसकी बातों में, उसके प्रणय निवेदन में प्रीति को छिछोरेपन की बू नहीं आई।
कोई अदृश्य शक्ति उसे उसकी तरफ धकेल रही थी। उसे अक्सर एक किताब की पंक्ति याद आ जाती, कुछ रिश्ते आत्मिक होते हैं और हर जन्म में हम किसी न किसी रूप में जुड़ ही जाते हैं। शायद ये पिछले जन्म में बिछड़ा हुआ कोई रिश्ता हो। प्रीति ने अनुमान लगाया। यू आर लाइक अ डायमंड इन माई लाइफ, वो अक्सर कहता था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि प्रीति एक बच्चे की माँ है। वो चुपके से उसकी आदतों में शामिल सा हो गया था। दोपहर के 2 बजते ही मन आतुर होकर फेसबुक की तरफ खिंचता। वो अपने फ्लाइंग क्लब की क्लासेस खत्म करके 2 बजे लौटता और आते ही प्रीति से चैट करता। मैसेंजर पर लहराते 3 डॉट्स उभरते ही प्रीति का मन हिलोरे खाने लगता। वो चाहती वो यूं ही लिखता रहे, वो पढ़ती रहे। उससे चैट करके उसे आत्मिक संतुष्टि मिलती थी। उसकी इंग्लिश में एक शौखी, एक नशा, एक बेफिक्री थी नए जमाने की, पुरशौक अदा के साथ, जो उसके तो आसपास भी भटक नहीं सकती थी। प्रीति उससे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी। थैंक्स टू गूगल वो चैट की एक एक लाइन का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करती, फिर उसे मैसेंजर पर टाइप करती। वो उसके प्यार को, उसके एक एक लफ्ज को बहुत ही आहिस्ता से संभाल कर अपने मन के एक कोने में रखती जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये क्षणभंगुर है। उसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था। ऐसी आकुलता, ऐसी सिरहन कि रोम रोम पुलकित हो जाता। स्क्रीन पर उभरा एक एक अक्षर उसकी आंखों के रास्ते सीधा दिल में उतर जाता। वो गुनगुनाने लगी थी, चहकने लगी थी, फुदकने लगी थी। प्रीति ने उसका नाम अपने फोन में सौरभ नहीं, खुशबू नाम से सेव किया था, जिससे कि कभी भी श्रेयांश को शक ना हो सके। मुद्दतों बाद उसके इतने अच्छे दिन गुजर रहे थे। उसे रह रहकर उसकी एक एक बात याद आती और वो अंदर तक खुश हो जाती। वो सपनों की इस सतरंगी दुनिया से कितनी बार खुद को वापस बुलाना चाहती जब भी वो मायरा को देखती, पर वो इतना जिद्दी हो गया था कि लौटकर आना ही नहीं चाहता था। वो लाख कोशिश कर खुद को सच्चाई के धरातल पर लैंड करने की कोशिश कर रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसकी दोनों जिंदगियां आपस में क्लैश हो रही थीं, उसकी सच्चाई और स्वप्निल लोक। पर स्वप्निल जिंदगी का पलड़ा भारी हो रहा था। जिंदगी ऐसी ही है, वो दोनों सुख एक साथ क्यों नहीं पा सकती, जहां पति और मायरा भी हो और उसकी सपनों की दुनिया भी। पर नहीं, उसे एक को तो चुनना ही पड़ेगा। एक सुख को पाने के लिए दूसरे सुख का दफन करना ही पड़ेगा। वो विचारों में डूबी हुई थी, इतने में उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसकी बेटी के स्कूल से था। मैम, आप मायरा को स्कूल से ले जाइए, उसे तेज बुखार है। ये सुनते ही उसका समूचा बदन कांपने लगा। मैं कैसे भूल गई, उसे कल भी बुखार था। मुझे आज उसे स्कूल ना भेजकर डॉक्टर को दिखाने ले जाना था। मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना तक भूल गई। प्रीति ने अपनी गाड़ी निकाली और स्कूल की तरफ बढ़ा दी। वो खुद को अपराधिनी महसूस करने लगी। प्रीति ने उसे डॉक्टर को दिखाया, दवाई दे सुला दिया। पूरा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में निकल गया। रात को थकान से चूर होकर उसने अपनी गरम क्विल्ट में पनाह ली और फोन स्क्रॉल करने लगी। मोबाइल देखने का समय न मिलने के चलते सौरभ के बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो गए थे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। वो फिर से अपनी स्वप्निल दुनिया में खो गई और उसे अपने आसपास का होश भी नहीं रहा।
इतने में श्रेयांश ने प्रीति के हाथ से फोन छीन लिया और मैसेजेस पढ़ने लगे। वो बहुत ही सहज और सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले इंसान थे। सब कुछ जान लेने के बाद भी वो संयमित ही रहे। उस दिन श्रेयांश के सामने प्रीति के सब्र का बांध टूट गया। आई एम सॉरी श्रेयांश, मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। आपके टूर्स, ऑफिस के चलते आपको मेरे लिए समय ही नहीं मिलता था। आप देर से घर लौटते थे तो भी फोन पर ही बात करते हुए, और फिर खाना खाते हुए भी लैपटॉप आपके चेहरे के सामने होता था। आपके लिए अपनी फीमेल को नहीं, क्लाइंट्स को उनकी ईमेल का रिप्लाई देना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। काम के दबाव में आपकी झल्लाहट और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मैं अपने आप को बहुत अपेक्षित महसूस करती थी। प्यार रोमांस आपको बहुत बचकाना और फैंटेसी लगते थे। मैं आपके प्यार के लिए, वक्त के लिए तरस गई थी। सौरभ ठीक ऐसे ही वक्त मेरी जिंदगी में आया जब मैं अकेलेपन के कारण डिप्रेशन में जा रही थी। और ये कहते हुए वो श्रेयांश से लिपट कर रोने लगी। प्रीति ने खुद को संयत करते हुए आगे कहना शुरू किया। मैं रोने के लिए एक मजबूत कंधा चाहती थी, पर मेरे हिस्से में हमेशा तकिया ही आया। मेरे आंसू, प्रेम की संवेदनाओं के रेशे मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, पर वो सब हमेशा आपके सामने रहने वाली इस स्क्रीन पर ही उलझ कर रह जाते। मैं आपसे कहना चाहती थी कि मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। हम शादी करते हैं इसलिए कि हमें एक साथी की ज़रूरत होती है, पर समय के साथ ये उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाता है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार जताना भी तो उतना ही ज़रूरी है ना जितना प्यार करना। ये दिल मांगे मोर स्वीट हार्ट। मैं कुछ पलों के लिए सिर्फ आपकी प्रेमिका बनकर रहना चाहती थी। शादी के कुछ ही सालों में मैं बस माँ और अब पापा बनकर रह गए। मैं तुम्हारे साथ ही हूं ना, और मैं रात दिन इतनी मेहनत तुम्हारे और मायरा के लिए ही तो करता हूं ना, जिससे तुम दोनों को सारे जहान की खुशियां दे सकूं। श्रेयांश ने प्रीति के आंसू पोंछते हुए कहा। अक्सर ऐसा ही होता है, हम भौतिक सुखों की चाह में जीवन की सच्ची खुशियों को बहुत पीछे ढकेल देते हैं, और शादी का असली उद्देश्य यानी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनना, भावनात्मक सहयोग देना कहीं छूट जाता है। प्रीति कहती जा रही थी और श्रेयांश उसे पहली बार इतनी ध्यान से सुन रहे थे। प्रीति को महसूस हुआ आंसुओं से उसकी पलकों में 2 महीनों से बसे हुए सारे सपने धुल रहे थे। अगले दिन शाम को प्रीति अपने बेड की क्विल्ट तैयार कर रही थी। मायरा को भी कितना टोके, वो सारा दिन बेड अस्त व्यस्त कर देती थी, और श्रेयांश को अस्त व्यस्तता बिल्कुल पसंद नहीं थी। चद्दर पर पड़ी सिलवटों को देखकर उनके माथे पर भी सिलवटें उभर आएंगी। इतने में श्रेयांश ने पीछे से आकर प्रीति को पकड़ लिया। प्रीति ने चौंक कर खिड़की के बाहर की तरफ देखा और उसके बाद घड़ी की तरफ, जो 5:30 बजा रही थी। यानी श्रेयांश भी नवंबर की चुलबुली ठंडक भरी शाम की तरह ऑफिस से कुछ जल्दी लौट आए थे। शायद इन 10 सालों में पहली बार। कोई और दिन होता तो श्रेयांश ऑफिस से आते ही कुशन को अपनी बाहों में लेकर सोफे पर उल्टे लेटे टीवी देखने लगते, पर उस दिन तकिए की जगह उनके बगल में प्रीति थी। मैंने ऑफिस में लीव एप्लीकेशन दे दी है। अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी है ना। मैंने कल ही डलहौजी जाने के लिए टैक्सी और 5 दिनों के लिए होटल में रूम बुक करा लिया है। माहिरा को तुम मम्मी के यहाँ छोड़ देना। इट विल बी ओनली यू एंड मी टाइम। अच्छा बताओ,
हमारी 10th एनिवर्सरी पर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? श्रेयांश बोले। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के साथ एक प्यारी सी हग, बस इतना सा ख्वाब है। प्रीति ने नजरें झुकाते हुए ये कह दिया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू पलकों से सरक कर गालों पर लुढ़क आए। श्रेयांश ने उसके सिर पर चुंबन देते हुए कहा, इस एपिसोड से मैं शादीशुदा जिंदगी में प्यार की अहमियत को अच्छे से समझ गया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उनकी बातों में कब शाम को हल्के से समेट रात की आगोश में तारे सरक आए, उन्हें पता ही नहीं चला। उस रात प्रीति सालों बाद इतनी सुकून से सोई, एक मुस्कुराती हुई मीठी सी नई सुबह के इंतजार में। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी इजहारे प्यार। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।